इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 1, जिसका अध्याय 2 है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, जिसमें हम आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें यह समझ में आएगा कि आरंभिक राज्य कैसे स्थापित हुए, कैसे बने और उनका कार्य प्रणाली क्या था, और अर्थव्यवस्था के मामले में वो कितने आगे थे, कैसा उनका था अर्थव्यवस्था, उसके बारे में हम करीब करीब यहाँ पर 1200 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। 600 ईसा पूर्व पहले और 600 ईस्वी बाद में। तो चलिए जानते हैं इन कालों में 1200 वर्षों में क्या क्या हुआ। हमें तो 3 दिन पहले का बात नहीं याद रहता है, यहाँ पर हमें 1200 साल पहले का बारे में पढ़ना है। ये तो 1200 साल अभी का थोड़े है, 1200 वर्षों का बीच की कहानी पढ़ना है। मतलब आज से करीबन 1400 वर्ष पहले के बारे में पढ़ना है। मतलब 1400 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके भी पीछे 1200 वर्षों से लगातार पढ़ते रहो। अभी हम लोग आएंगे, अभी हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, किनके बारे में नहीं पढ़ना चाहते थे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में, यहाँ पर समझो, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हो गया तो करीबन 1500 साल बाद, कितना, 1500 साल बाद, तो उसके आगे देखते हैं उपमहाद्वीपीय के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, अलग अलग प्रकार के विकास हुए, क्योंकि जिस तरह राजा का विचार होगा वैसे ही प्रजा का बढ़ोतरी होगा, राज्य को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार ही होता है ना हर चीज, इधर उधर तो होगा नहीं। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन कार्य किया गया, और ऋग्वेद उसी जमाने में लिखा गया। आज से करीबन 1800 वर्ष पहले, चाहे 2000 साल पहले ऋग्वेद का लिखावट पूरा हो चुका था, ऋग्वेद लिखा जा चुका था। उत्तर भारत, ढक्कन पठार क्षेत्र, उत्तर भारत, कश्मीर वाला इलाका, हिमाचल वाला इलाका। अब आप ढक्कन पठार, अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये तेलंगाना वाला इलाका जो बीच का भाग है उसका, और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, क्योंकि वहां का जमीन जो था स्थानीय नदी के किनारे वाला, वो इतना ज्यादा उपजाऊ जमीन था कि लोग वहां पर जाकर बसना चालू कर दिए, क्योंकि उनको वहां से फायदा था। साथ ही ढक्कन और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी वहां से मिलते हैं कि वहां पर भी चरवाहे लोग थे। ईसा पूर्व पहली सहस्त्रविद के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कारों के नए तरीके भी सामने आए। आप यहाँ पर समझो, ईसा का जन्म हुआ उससे 100-200 साल पहले से लेकर चाहे उसके बाद भी, यहाँ पर अनुमान है कि उसके बाद मध्य में, मतलब करीबन जब ईसा का जन्म हुआ तभी अंतिम संस्कार, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद जब उसका क्रियाक्रम किया जाता है तो उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो उसके नए तरीके भी सामने आए थे। जैसा कि आप जानो, जो क्रिसमस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लाश को दफना देते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। लेकिन ये सब लोग कहाँ जाते हैं, गया जाते हैं। गया पर क्या करते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, बहवा देते हैं, दहवा देते हैं, चाहे उसको बहा देते हैं, क्योंकि वो गंगा नदी होते हुए, वो गया के रास्ते होते हुए झारखंड के रास्ते होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। वहां पर महापाषाण नामक, मतलब ऐसा अफवाह होता है कि उनके काल का ही वो पत्थर है। मतलब वो उससे संस्कार जब होता था ना, अंतिम संस्कार, उसके इलाके में, क्योंकि नया नया सब चीज बदला। लेकिन यहाँ पर है जिसमें महापाषाण के नाम के, महापाषाण मतलब जो आज से 20-30 लाख साल पहले के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे हमें देखने को मिला है।
हम नहीं जानते कि कोई पहाड़ कितना वर्षों का है, कितना वर्षों का नहीं है, लेकिन अनुमान के हिसाब से भैया कोई भी अंदाजा लगा सकता है। किसी को क्या कोई रोक सकता है क्या? कई स्थानों पर पाए गए हैं क्या चीज? पत्थर। तो कई स्थानों पर पाए गए हैं कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। और कई जगहों पर इतना देखने को मिला है कि अगर कोई शासक है, चाहे कोई भी, तो मरते थे तो उनके साथ जो भी हथियार उनका होता था, चाहे आभूषण होते थे, उनको उसी के साथ दफना दिए जाते थे। आप साउथ के एक फिल्म के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि एक राजा का तलवार जो होता है ना, तलवार में एक पत्थर लगा होता था, उसको मणि लोग बोलते थे। हरा कलर का था ना, नीलमणि नाम से वो पत्थर का नाम था। तो जब जो भी उसका पत्थर से मतलब पत्थर हटाकर जो तलवार से पत्थर निकालता था, राजा उसको मार देता था। तो इसे उसकी आत्मा उसको मार देती थी। अब पता नहीं इस बात सही है कि गलत है क्या नहीं है, ये मैं भी नहीं जानता हूँ। फिल्म है, मैंने देखा है, आपको बताया बस। ऐसा मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं। जो पिछले शताब्दियों के राजा महाराजा का जो महल हुआ करता था, जो आज भी मौजूद है, वहां पर लोग मध्य रात्रि में, चाहे रात हो जाने के बाद सांझ को वहां पर नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये मानते हैं कि अजीबोगरीब आवाज आती है उधर से। मतलब ऐसा आवाज, डरावना आवाज उधर से आता है। हो भी सकता है भैया, क्योंकि जहां पर भगवान है तो वहां पर पिशाच भी है। जहां पर जिस युग में राम थे उसी युग में रावण भी था, ये नहीं भूलना चाहिए। जिस युग में श्री कृष्ण थे उसी युग में दुर्योधन भी था, कंस भी था, जरासंध भी था। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। घटोत्कच के बारे में आप सब जानते हैं, बर्बरीक भी, ये सब राक्षस कुल के थे। अभी जो घटोत्कच और बर्बरीक का नाम लिया वो ये राक्षस कुल के थे। जरासंध भी, उनको जरा नाम के एक राक्षसी ने जोड़ दिया था। तो वैसे अनेकों प्रकार के ग्रंथों में हमें कहानियां मिलेगी। धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं तो बोलता हूं कि अभी तो आपको समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप कोशिश करना कि समय निकाल कर अपना कीमती समय पौराणिक कथाओं, पौराणिक किताबों के अंदर अपना समय गंवा दो। पौराणिक कथाओं को पढ़ो, पुराने पुराने किताब को पढ़ो, पुराने ग्रंथ को नए पॉपुलाइजर ने, मतलब नया प्रकाशन ने उसको छापा है तो उसको भी पढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें वहां से भी जानने को मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कहीं से कुछ ना मिले। अब देखिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, ईसा के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर है तो आरंभिक राजाओं, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास होना, और उसी जमाने से राज्य का, साम्राज्य का, चाहे रजवाड़ों का विकास हुआ। और राज्य में आ जाएगा एक बड़ा सा राज्य का एक राजा। साम्राज्य मतलब पूर्ण कई राज्य को मिलाकर एक साम्राज्य। रजवाड़े अलग अलग प्रकार के छोटा छोटा राजा, उसको रजवाड़ा के रूप में उसको बोला जाता था। इन राजनीतिक प्रतीकों के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, और इसका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। यहाँ पर देखो लिखा है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे, जिसका पता हमें अनाज को, कृषि का जो उपज होता था उसको इकट्ठा करने के लिए ही ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ, नया नगर बस गया उस समय। और इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों और चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं, जिसमें अभिलेखों से मालूम चलता है, ग्रंथों से मालूम चलता है, नए नए प्रकार के जो सिक्के थे उस जमाने में, तो सिक्कों से मालूम चलता है, जो चित्र बनाए गए हैं चित्र से मालूम चलता है कि क्या कैसा क्या नहीं था, क्योंकि उसके अध्ययन से ही कोई कुछ ना कुछ बताता है। इसी तरह फालतू का कुछ भी तो कोई बताता नहीं है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह भी जटिल प्रक्रिया है। कौन सा? और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। जो भी सबूत मिले हैं उनसे हम सोच लेंगे कि जो हम बोल रहे हैं यही सही होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है,
क्योंकि किस कार्यवश उसको बनाया गया, हमने कौन सा काम देखकर उसके बारे में सोचा, क्या लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि सही है, क्योंकि हमने क्या सोचकर उसको बनवाया हम ही जानते हैं ना, दूसरा कोई थोड़े जानता है। हम ही को कैसे क्या करना है हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। यहाँ पे देखो चित्र 2.1 है, हाँ आप ही की जैसा हैंड राइटिंग है, पढ़ लो पढ़ लो, एकदम पूरा आंख गरा कर पढ़ो उसको। एक अभिलेख लिखा हुआ है यहाँ पर, सांची मध्य प्रदेश, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से करीबन 2200 वर्ष पहले इसको लिखा गया है। समझ में आया? हाँ पढ़ो, इसमें देखो 51 लिखा है ना, 51, इधर को ठ ह ए, इधर को एक पुतली बनैला गया है, इधर टरबाइन नचाया जा रहा है। हम भी यही समझते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रिंसेप और पियदसी, अब देखिए इसमें प्रिंसेप में क्या समझ में आता है और पियदसी में, तो चलिए जानते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। जैसे में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, मतलब ये किसी का टाइटल है, तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वह जेम्स प्रिंसेप ने बताया, और इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदसी यानी मनोहर मुखाकृति, जो सुंदर लगे देखने में, तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा गया है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा गया है। कुछ अभिलेख पढ़ेंगे तो उस पर समझ में आएगा कि राजा का नाम अशोक लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो अशोक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे अच्छा राजा माना जाता था। और इस शोध से आरंभिक शुरुआती भारत के राजनीतिक इतिहास को अध्ययन नई दिशा मिली। मतलब जब इस स्रोत के अनुसार हम पढ़ें तो भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में एक नया दिशा मिला, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनः रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का प्रयोग किया। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो अंग्रेज हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन लोगों ने राजवंशों और वंशावलियों के बारे में पुनः से लिखना चालू किया, फिर से लिखना चालू किया, क्योंकि उससे उनको मालूम चलता, क्योंकि उनको तो ग्रंथ लिखना था, ग्रंथ लिख कर पैसा कमाना था। आप कुछ भी करो भैया, उसको तो पैसा कमाना था, तो उसको अलग अलग भाषाओं में लिखे, अलग अलग भाषाओं में जो लिखे अभिलेख थे उनको फिर से अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, ग्रंथों का उपयोग किया गया उसमें। लेकिन मैं आपको इसको फिर से बताता हूं, इस शोध से आरंभिक शुरुआती भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नया दिशा मिला, उसके बारे में जो पढ़ा उसको एक नया रास्ता मिला, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वान जितने भी थे उपमहाद्वीप पर, इस महाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश जो शासन किए थे, उनकी वंशावलियों की पुनः रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का इस्तेमाल किया, और उसके अनुसार ही वे वहां पर आगे बढ़े कि हाँ भैया इतना राजवंश था, इतना काल में था, ये किए थे, वो उतना कार्य किए थे, ये इतना छोड़ कर गए थे, वैसे फलना चिलना ये सब इन लोगों ने लिखा वहां पे। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया, और आप 20वीं सदी तक देखेंगे तो करीबन 2000 नहीं 1970 के करीब तक ही सारे राजाओं के बारे में, यहाँ पर राजनीतिक इतिहास के बारे में यहाँ पर मालूम कर लिया गया था, एक नया चित्र बना दिया गया था। उसके अनुसार बाद में और रिसर्च हुआ और खोज हुआ, उसके बारे में और लिखा गया। अब देखो
उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था या नहीं था। यहाँ पर यही है कि आर्थिक और सामाजिक विकासों के बीच में, इन राजाओं के बीच में, चाहे उनके परिवर्तन होने के जो आशा मिलता है, सबूत मिलता है, उसमें कुछ अंतर था, संबंध था कि नहीं था, इसके बारे में इन लोगों ने मालूम किया। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि यह महसूस हमें हो गया कि इनमें संबंध तो थे, मालूम में चल गया कि संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे और सीधा सीधा संबंध हो ऐसा नहीं था। सब एक दूसरे के वजह से जुड़े हुए थे, एक से एक जुड़े हुए मिल जाते थे, लेकिन कोई सीधा सीधा जल्दी नहीं मिलता था। अब यहाँ पर आप देखो अभिलेख, तो अभिलेख उन्हें कहते हैं कि जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह के, चाहे कठोर तरह के होते हैं, चाहे कठोरता से उसे खुदे होते हैं। तो अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, और इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार के स्थानीय प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी यहाँ पर बताई गई है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह मतलब जो अ लिखा जा रहा है 250 ईसा पूर्व पहले ऐसे लिखे जाते थे और 500 ईस्वी में अ को ऐसे लिखना चालू कर दिया गया था। और प्राचीन अभिलेख जो थे प्रकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, और प्रकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी, जो हर लोग जानते थे। इस अध्याय में जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं उसमें अजातशत्रु, जिसको बोलते थे अजातशत्रु, और अशोक जैसे शासकों के नाम प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत जैसे भाषाओं के बारे में लिखा वहां पर मिलेगा, शब्द भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका प्रयोग लेखन कार्य के लिए नहीं किया जाता था। लेखन कार्य के लिए तमिल, पाली और संस्कृत 3 भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। याद रहेगा कि 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था बस। ये देखो जनपद का अर्थ, जनपद हमने जो ऊपर पढ़ने का है उसका अर्थ है एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन, लोग, कुल या जनपति, चाहे जन अपना पांव रखता है उसको जनपद बोलते हैं, अथवा बस जाता है तो उसको जनपद बोलेंगे। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। तो यहाँ पर महाजनपद है जहां पर बहुत ज्यादा लोग जाकर रहे। आरंभिक राज्य, शुरुआती राज्य। अब देखते हैं 16 महाजनपद, 16 राज्य के बारे में। ठीक है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता था, और इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। और इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। बौद्ध और जैन धर्म, अध्याय 4 बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? अध्याय 4 में। अध्याय 4 कौन सा है? विचारक, विश्वास और इमारतें। उसमें यह हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, नाम सुनने के बाद तो आपको लगता नहीं वो मिलेगा, लेकिन अंदर मिलेगा, शायद भवन के रूप में
स्तूप के रूप में, किसी भी रूप में मिलना तो है भैया। आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख मिला है। कितना? 16 राज्यों का उल्लेख उसमें मिला है। तो यहाँ पर 16 महाजनपद, 16 बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े जहां पर साम्राज्य हो, रजवाड़े हो, किला हो, वहां के बारे में यहाँ पर बात बताए जा रहे हैं। कुछ नाम तो मैं आपको बताऊंगा, यद्यपि महाजनपद के नामों की सूची इन ग्रंथों में एक सामान्य नहीं है, लेकिन वाणिज्य कुछ नाम जो यहाँ पर है, वजी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवनित जैसे नाम प्रायः मिलते हैं उनमें देखने के लिए। और इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। यहाँ पर लिया जा रहा है कि महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण, जो ये 16 महाजनपद थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते थे। बाकी सब तो बाद का हुआ गौआ है, लेकिन इसको ज्यादा माना जाता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। ये बोलते हैं ना, मत के अनुसार, वोट के अनुसार ही वहां पर फैसला को लिया जाता था। जिसके फैसले में जितना लोग होगा, फैसला उसका। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जिसमें आपको बजरंगबली को और गौतम बुद्ध को पूजा जाता है। अध्याय 4 इन्हीं गुणों से संबंधित है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। वजी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते हैं, उस पर पूरा नजर रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते और पूरी तरह लिखे नहीं जा सके भी हैं, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। और यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे राज्य जो थे 1000 साल तक वह अपने उसी तरह बने रहते थे। उसके बाद उनका विध्वंस हो जाता था। विध्वंस नहीं, राजा जो था अपना अलग कुछ बनवा लेता था, इसको छोड़कर उसमें चला जाता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था और चारों तरफ से उसको घेर दिया जाएगा। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, अब किलाबंद राज्य है तो उस राजधानी के रखरखाव के लिए और उसमें जो भी सैनिक कार्य करते थे, तो उनके सैनिकों और नौकरशाहों के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। बहुत ज्यादा पैसा, धन दौलत, खाना पीना की जरूरत होता था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। कितना? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले ही ब्राह्मणों ने यहाँ पर धर्मशास्त्र का रचना चालू कर दिया। उसी समय से अंधविश्वास चालू कर दिए। यहाँ पर आगे देखा जाए तो इनमें शासक सहित अन्य के लिए, दूसरों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था कि दूसरे लोग वो कैसे नियमों का पालन करेंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि उससे उन लोगों से आशा की जाती थी कि शासक जो भी होंगे क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे, बाकी सब नहीं हो सकता है, जिसके बारे में हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। शासकों का नाम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। और शासकों का सबसे ज्यादा काम जो था किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर लेना था, भेंट वसूलना था, चाहे भेंट कुछ देना था। उसके अलावा राजा का कोई काम नहीं था, बाकी सब ब्राह्मण लोग ही करते थे वहां का। क्या वनवासियों, क्या जंगलवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? जो वनवासी थे चाहे चरवाहे थे, उनसे भी कर लिए जाते थे, हाँ या ना? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय
जो सबसे अच्छा उपाय होता था वो था पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। यहाँ पर है कि धन जुटाने का एक वैध मतलब सही उपाय जो था, पड़ोसी राज्य पर हमला कर दो, आक्रमण कर दो और उसका इकट्ठा किया हुआ धन जो है उसको लूट लो। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थाई सेनाएं, कुछ राज्य जो थे अपनी जो सेना थी अस्थाई सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बड़ा सैन्य बल वहां पर तैयार कर लिया गया और बाकी राज्य जो थे अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे कि भैया तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो, तो हम आगे जाकर लड़ाई लड़ेंगे। जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था और वैसे राज्य जो थे जिसको कृषि कार्य के लिए चाहे कृषि वर्ग से ही उसको नियुक्त किया जाएगा, तो वो लोग मानते थे कि नहीं भैया हम आपके नौकर हैं, हम आपके गुलाम हैं, मतलब राजा के। आप जब भी लड़ाई होगा मेरे लिए छोटा सा टुकड़ी भेज देना, हम काम निपटा लेंगे उतना में। यहाँ पर देखो ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं। किसे कहते हैं? जहां पर सब मिलकर शासन करते हैं, जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। और आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा है वह एक समूह शासन ही है, जहां पर यद्यपि उसका नाम अलग है। समूह शासक हर फैसलों को बड़ी मतलब मेहनत से, जिस तरह पार्लियामेंट में बिल पास होता है वैसे ही पास किया जाता था, नहीं तो नहीं होगा। ये देखो कुछ राज्य का नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, ये पुराने जमाने के राज्य हैं। जैसे में इंद्रप्रस्थ, अहिशक्त्र, यहाँ पर है कुरुवंश, पंचाल नरेश, सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, अवनीत, उज्जैनी, चेदी, वत्स्य, कौशाम्बी, वाराणसी, राजगीर, वंग, चंपा, अंग, मगध, वैशाली, वजी, चाहे इसको वृज्जी भी बोला जा सकता है, कुशीनगर जिसको मुल्ल बोलते हैं। कुशीनगर शायद अभी नेपाल में आता है, आधा भाग नेपाल में, लेकिन अभी भी यूपी के इलाके में कुशीनगर मिल जाएगा। कौशल राज्य और काशी को ही कौशल राज्य बोला जाता था, ऐसा मतलब माना जाता है। तो काशी में जो गया वो हर हर गंगे सब कर्म कर लिया, वहां पर गया तो सब चीज पा लिया, ऐसा मतलब मैंने सुना है। ऐसा नहीं है कि मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसे जाना चाहिए। कुछ धार्मिक जगह होते हैं जहाँ पर जाना चाहिए। धार्मिक जगह में कुरुक्षेत्र हो गया, सुरसेन वाला क्षेत्र हो गया, मथुरा हो गया, मत्स्य हो गया, उज्जैनी जाओ, चेदी जाओ, वत्स्य में जाओ, वाराणसी जाओ, काशी जाओ, कौशल इलाके में जाओ, इधर ब्रिज में जाओ, मगध जाओ। मगध में जाने के बाद ये चंपा का है छोरे को, चंपा जाओ, वंग जाओ। यहाँ पर जाने में थोड़ा एक अलग प्रकार का अनुभूति महसूस होता है शरीर में। हम भी जाना है, मेरे को भी जाना है। जिस दिन जाएंगे आपको फोटो मैं पोस्ट करूंगा, डोंट वरी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप सलाह देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी पूछना है, आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।